गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे थे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसे ही कंटिन्यू करते हुए। ठीक है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई आपको। और आगे भी टॉप करो भाई, आगे भी तुम बड़े सफलता दवाई सफाई दवाई मिलाएगा आपको लगेगा कई मिनटा खाने दवाई अच्छा कितना पसंद भाई उनमें कुछ कौन सी जगह से नैन राज की देवला देवला चाह तुम यस मैम आई नो। हाँ, ये भी कॉलेज से हो, मुझे कहना है यार तो डबल हो गए इतने भाई, और भी यस मैम मेरी आई थी बहुत बढ़िया। एक ये उन्होंने पढ़ाया होगा गरिमा मैडम ने। जी मैम। और तुम तो इंटर में ही रही होगी ना, इंटर में हंसती थी इंटर में ना तो रिजल्ट तो तुम क्या थे इंटर से हो गया उसे भी रहा था। ये है आप बताओ डी नेचर रेवोल्यूशन हम इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे। बेटे मैंने आपको लास्ट टाइम टर्न पे क्या क्या बताया था, रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना है, जीरो बताया था। फिर बताया था स्पीड ऑफ फोटोन इन मीडियम कितना बताया था, सी अपॉन न्यू। और स्पीड ऑफ फोटोन इन वैक्यूम कितना बताया था, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर बताया था चार्ज ऑफ फोटोन जीरो, क्योंकि वो तो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। फोटोन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। और बताया था कि फोटोन जब चार्ज ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएटेड भी नहीं होता। ठीक है। और स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम, ये भी बताया था कि चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट को मैं देखूं या फिर अमेरिका से कोई आदमी देखे, दो फ्रेम समझ लो या मेरे इधर से समझ लो, एक दाएं से समझ लो एक बाएं से समझ लो, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसी भी फ्रेम से देखने पर चेंज नहीं होती, यानी ये फ्रेम पे डिपेंड ही नहीं करती। ये चीज बताई थी। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था लास्ट टाइम पे, क्या पूछा था, इज एक्सरे एक्सरे इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, है ना, डेविएटेड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यस और नो बताया था। क्योंकि एक्सरे जो है वो क्या है बेटे, एक्सरे क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही तो एक पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का होना, यही तो बात है। लेकिन मैंने क्या बताया आपको, मैंने क्या बताया, जो आपका इस जो हमारी नई थ्योरी आई थी फोटोन की, उसने ये कहा था कि ये जो लाइट है जिसका कि पार्ट एक्सरे है,
उसमें केवल और केवल क्या है, फोटोन है। और फोटोन क्या होते हैं, एनर्जी होता है, केवल एनर्जी। उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो जब उस पर कोई चार्ज ही नहीं होता तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में डेविएटेड नहीं होगी। यानी कोई सी भी रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की कोई सी भी, कौन कौन सी बताई थी मैंने आपको, गामा रेस, एक्स रेस, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, विजिबल लाइट्स, जितनी भी हैं वो सब कैसी हैं, फोटोन से चलती हैं, एनर्जी से चलती हैं। समझ में आ रही बात। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डेविएटेड नहीं होती। तो इसका आंसर क्या बताया था, तो ठीक है। अब है आपका, अगर इकट्ठा रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिजल्टेंट एनर्जी के फॉर्म में देखा जाए तो वो कितना होगा, हम इसे लिखेंगे फॉर एनी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, फॉर एनी रिलेटिविस्टिक, अब आप कहोगे रिलेटिविस्टिक मैंने क्या, जिसमें कि रेस्ट एनर्जी भी हो और काइनेटिक एनर्जी भी हो, दोनों हो, तो उसका परिणामी रिजल्टेंट क्या होगा। देखो बेटे, फॉर एनी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, फोटॉन, कुछ भी हो सकता है, समझने की कोशिश करेंगे मैंने क्या लिखा, फॉर एनी रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल, रिलेटिविस्टिक मतलब जो कि दोनों से संबंधित हो, किस किस से, अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जिसमें कि रेस्ट एनर्जी भी हो और काइनेटिक एनर्जी भी हो, तो उसकी रिजल्टेंट एनर्जी क्या होगी। देखो बेटे, आप ये समझ लीजिए कि इस तरह से है इसकी रेस्ट एनर्जी, दैट इज m0c², रेस्ट एनर्जी ऑफ फोटोन। और ठीक इसी प्रकार अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी में फोटोन देते हैं पी टू सी, बताया था आपको, बताया था मैंने नहीं, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन क्या बताया था, इक्वल टू पी टू सी। व्हाट इज द, पी फॉर प्रियंका, सी फॉर चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन। याद रखिएगा, एनर्जी ऑफ ए फोटोन क्या होता है, प्रियंका चोपड़ा। तो ये होता है आपका, देखिए P इंटू सी, ठीक है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो अब हम इसका परिणामी क्या देखेंगे, परिणामी देखो बेटे कहीं ना कहीं इसी तरफ होगा ना। अगर परिणामी ई है तो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक के हिसाब से क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है ना। यानी कि m0c² का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यही तो होगा, यही तो होगा। समझ में आ रही बात, समझ में आई बात। अब मैं ये कहती हूँ कि अगर इसकी जो रेस्ट मास है, कितना लिखवाया था मैंने आपको फोटोन का, जीरो। अगर रेस्ट मास जीरो है फोटोन का, ये किसी भी पार्टिकल में हो सकता है, ई इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं तो उसका रेस्ट मास देखेंगे, फोटोन के लिए ले रहे हैं तो फोटोन का रेस्ट मास देखेंगे, प्रोटॉन के लिए ले रहे हैं तो प्रोटॉन का रेस्ट मास देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैं फोटोन का केस कर रही हूँ, लाइट का केस ले रही हूँ ना मैं, किसका केस ले रही हूँ, लाइट का। लाइट किससे मिलकर बनी है, फोटोन से, तो फोटोन का रेस्ट मास लूंगी मैं इस केस में, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, जीरो। तो m0 इज इक्वल टू जीरो, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटे, जीरो गुना c² इक्वल टू जीरो, यानी ये वाला पार्ट खत्म। क्या बचा, पीसी का स्क्वायर अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, यानी ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई ऑफ फोटोन इज इक्वल टू बी इंटू सी। एक तो ये ध्यान रखिए, ये क्या चीज है, फोटोन की टोटल एनर्जी, फोटोन की टोटल एनर्जी, मतलब इसमें रेस्ट एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, किसकी, फोटोन की। और किसके लिए, रिलेटिविस्टिक मतलब दोनों से संबंधित है ये, रेस्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि रिलेटिविस्टिक में आ जाएगा कि दोनों में से एनर्जी बताइए टोटल एनर्जी, तो क्या होगा टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन,
P into C, Priyanka Chopra. Okay. Total energy of a photon is equal to Priyanka Chopra P into C. What is the P? P is the momentum of the photon and C is the velocity of light. P is the velocity of light. अच्छा एक और बात है, हमने एक जगह ये भी प्रूव किया था कि जो फोटोन की टोटल एनर्जी होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। बताया था ना मैंने आपको, दोनों चीजें समझाई थी, एक तो फोटोन की एनर्जी और एक लाइट की एनर्जी, दोनों चीजें अलग अलग बताई थी। अगर घर जाके पढ़ा होगा कि मैंने आपको क्या बताया था, फोटोन की एनर्जी क्या बताई थी, एच इंटू एफ, एच इंटू एफ या एच इंटू न्यू, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। एफ क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। फोटोन की एनर्जी क्या बताई थी टोटल, एच इंटू एफ बताई थी ना भाई, मैंने क्या बताया था, इसकी टोटल क्या बताई थी, एच इंटू एफ, यही तो बताया था। और फोटोन ऑफ लाइट क्या बताया था, जो जो मैंने पूरी लाइट की फ्रीक्वेंसी बताई थी वो कितनी बताई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था एन इंटू एच इंटू एफ, ये तो बताई थी मैंने। इन लाइट, भाई प्रकाश की, जो पूरे प्रकाश की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एन इंटू एच इंटू एफ, एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन से गुना हो जाएगी। उस लाइट में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स आ रहे हैं उससे गुना कर देंगे अगर हम एच एफ में, तो वो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट। और अगर एक फोटोन की एनर्जी निकालनी हो तो E इज इक्वल टू एच इंटू एफ, एक फोटोन यानी n का मान 1 लेने पे, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लूं एक फोटोन के लिए तो क्या हो जाएगा बेटे, ये फोटोन मर जाएगा, ये n 1 रख देने पे h इंटू एफ रह जाएगा केवल। समझ में आ रही बात, टोटल एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल टू h इंटू, बट मैंने तो अभी अभी क्या प्रूव कर दिया कि E इज टोटल इज इक्वल टू पीसी, तो इसका मतलब क्या हुआ, पीसी इज इक्वल टू एच एफ। भाई अगर मेरे पास जो ये आ गई, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से समझना, मैंने पहले प्रूव ये किया था कि टोटल एनर्जी ऑफ वन फोटोन एच इंटू एफ होती है। अब मैंने कहा टोटल एनर्जी ऑफ वन फोटोन पी इंटू सी, प्रूव कर दिया मोमेंटम के पदों में। समझ में आई बात, तो इसका मतलब क्या है बेटे कि एच और एफ जो है किसके बराबर हो गया, पीसी के बराबर। इसलिए मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, आप इसे ऐसे लिख लीजिए, E इज इक्वल टू ई टोटल इज इक्वल टू V इंटू सी इज इक्वल टू एच इंटू एफ। आप समझ रहे हो बात को, बात समझ में आ रही, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अगर अब मैं कह रही हूँ कि ये बराबर हो गए, यहाँ से P मोमेंटम निकालना हो, इस सूत्र से बेटे मैं तो किसी भी फोटोन का संवेग भी निकाल सकती हूँ। P P मोमेंटम जो संवेग है, अगर मेरे पास ये फार्मूला आ गया तो F तो मुझे पता ही है, प्लैंक्स कांस्टेंट का मान तो सब बच्चों को पता है, 6.6 गुना 10 की घात माइनस 34 जूल, है ना। और एच आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है, और आपको सी भी पता है, सी क्या होती है, लाइट वेलोसिटी, 3 गुना 10 की घात 8 स्टैंडर्ड वैल्यू है ये तो बेटे। तो आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी फोटोन का मोमेंटम यानी संवेग निकाल सकते हो, यानी इस वाले फार्मूले से मैंने क्या निकाल दिया, पी, पी इज इक्वल टू एच इंटू एफ अपॉन सी। क्लियर, क्लियर हुआ। आपको पता है कि एफ जो आवृत्ति है उसके भी हमारे पास एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, सुना है, सब बच्चों ने सुना होगा ये रिलेशन, कौन सा, v इज इक्वल टू एन लैम्डा। अगर v वैक्यूम में c बन जाए, समझ में आ गई बात, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, बट इन वैक्यूम क्या होता है, v कन्वर्ट हो जाती है c में, है ना। और n क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो गई f पे इनटू लैम्डा, यानी ये वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ से आवृत्ति कितनी निकलेगी बेटी, एफ इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अब ये जो यहाँ से एफ निकाला मैंने, अगर इस एफ की वैल्यू मैं यहाँ रख दूं सी अपॉन लैम्डा, तब क्या हो जाएगा बेटे, एच अपॉन सी इंटू सी अपॉन लैम्डा। आप समझ रहे हो बात को, यानी सी से सी कैंसिल और कितना आ गया, एच अपॉन लैम्डा,
लैम्डा V इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। याद करो ये वाला स्टेटमेंट किसने कहा था, और कल्पना दी थी, इमेजिनेशन दी थी किसने, किसने दी थी, किसने किसने हाइपोथेसिस में कहा था, सिर्फ इमेजिनेशन दी थी, जिसे दी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि किसी भी जो मोमेंटम होगा उसका P अपॉन ये होगा H अपॉन लैम्डा होगा जो फोटोन चलेगा, सिर्फ उसने कल्पना दी थी। लेकिन जब ये प्रूव हो गया तो ये अब क्या आया, प्रूव होके मोमेंटम P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। यानी अगर आपके पास केवल और केवल किसी भी तरंग यानी वेव की अगर वेवलेंथ दी हुई है तो आप उसका मोमेंटम निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। दिस इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। क्लियर, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड हो गया था ये। उसके बाद ये चीज और बतानी थी, हाँ मेन, ध्यान से देखेंगे बेटे, बहुत ध्यान से समझेंगे कि ये वाला जब फार्मूला आया था E इज इक्वल टू पी सी बराबर एच इंटू एफ। एच क्या चीज थी, कांस्टेंट था। एच क्या चीज थी, कांस्टेंट था, ये मैंने पहले भी बताया था। E इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ मैं बता देती हूँ कैसे आप करोगे। पहले इसे कर लो फिर इसके आगे बताती हूँ। इसे कर लो पहले अपनी कॉपी में, इसे करो नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कौन सा कहाँ। मैडम वहां के बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी। ये ध्यान रखना, एफ की जगह मैंने सी अपॉन लैम्डा यहाँ से रखा है, यहाँ से एफ की जगह सी अपॉन लैम्डा मैं यहाँ से लाई थी। देखिए बेटा, यहाँ से आप समझ गए P इज इक्वल टू कितना आया, एच अपॉन लैम्डा। एक आपको पता है कि संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग, सबने पढ़ा होगा। संवेग यानी मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, सबने पढ़ा है, P बराबर m इंटू वी। अगर मैं ये कह दूं, ये हटा दो बेटा, देखिए मैं जानती हूँ कि P बराबर m इंटू वेलोसिटी की जगह मैंने रखा C, ठीक है। यहां से ये बेटे, ये क्या है, हम क्या निकाल रहे हैं, एक फोटोन का मोमेंटम। मेरे पास कितना आया बेटे, E बराबर H अपॉन लैम्डा। अगर मैं इसको इस सूत्र से लिखूं फोटोन के मोमेंटम को, तो क्या आ जाएगा बेटे, m इंटू सी, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। ये द्रव्यमान किसका है, फोटोन का। कौन से फोटोन का, मास, मूविंग फोटोन का। क्योंकि मोमेंटम कब होगा, जब वो चल रहा होगा। हमें मूविंग मास नहीं पता, तो हमने क्या कहा कि ये वाला जो है ये है, मान लीजिए मूविंग मास। क्या है बेटे, ये मूविंग मास ऑफ फोटोन इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। अब ये देखिए कि अगर इधर देखिए बेटे, E बराबर पीसी, E बराबर पीसी, ये भी प्रूव किया E बराबर पीसी। हमने रिलेटिविस्टिक से प्रूव किया ना कि टोटल एनर्जी जो है फोटोन की कितनी होती है, प्रियंका चोपड़ा, E इज इक्वल टू पीसी। और यहां से P कितना आएगा बेटे, E अपॉन सी।
आप समझ रहे हो? P की कितनी वैल्यूज आ गई? एक तो यहां से आई P बराबर E बटे C, एक P आया P बराबर H अपॉन लैम्डा, और एक P क्या है? द्रव्यमान गुना वेग। समझ रहे बात को? अब देखो जरा, एक जो हमारे पास P ये आया, P इज इक्वल टू E अपॉन C आया। अगर मैं P का मान, देखो बेटे, अगर आप इसके पदों में रख दो, यहां से इस P के मान लेके आओ, देखो इसको, ये हो गया आपका E बराबर PC, और फिर इसको रखो इसके पदों में, तो एक फॉर्मूला और जनरेट हो जाएगा इसके लिए। मुझे ये निकालना है मूविंग मास ऑफ फोटोन। तो ये, हाँ, यहाँ से बेटे m का मान कितना होगा? P अपॉन C, और यहाँ से P कितना निकला? E बटे C। इस P का मान को यहाँ रखो, इसमें क्या आ जाएगा बेटे? m। मूविंग मास ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा? इस P का मान यहाँ से रखो बेटे, E अपॉन C से, E बटे C इंटू C, E बटे C स्क्वायर। मूविंग मास ऑफ ए फोटोन भी आप निकाल सकते हो। किससे? ये एक नया फॉर्मूला डिस्कवर हो गया, E बटे C स्क्वायर, दैट इज द मूविंग मास, जो कि अभी तक नहीं निकला था फोटोन का, वो भी निकल गया। मूविंग मास ऑफ ए फोटोन इज इक्वल टू E बटे C स्क्वायर। ठीक है, E क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, C एनर्जी ऑफ लाइट। इसका स्क्वायर करने पर आपको क्या मिल जाएगा? मूविंग मास मिल जाएगा ऑफ ए फोटोन। रेस्ट मास कितना था? जीरो। मूविंग मास कितना आ गया फोटोन का? E बटे C स्क्वायर। क्लियर? क्लियर हुआ बेटे? इसे मैं हटा रही हूँ, जो जिसने लिखना है नोट करना है कर लो फटाफट। इसे हटा रही हूँ मैं पूरे टेक्स्ट को। हटा दो बेटे, हो गया नोट? चलिए बताइए, एनर्जी ऑफ वन फोटोन ये कितनी होती है? अभी बताई मैंने, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? H इंटू H, क्या लिखूं? एफ है ना, और वो आगे HC बटे लैम्डा भी होती है। समझ में आई बात? यहाँ से F का मान रखा, ये सबको क्लियर है? एनर्जी ऑफ फोटोन सबको क्लियर है बेटे? एनर्जी ऑफ लाइट ये कितनी होती है बेटे? यहाँ पे क्या, ये तो एक फोटोन की है, लाइट की कितनी होगी? एन एच इंटू एफ, या एन एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, अगर आपको लैम्डा किस किस में दे रखी हो, मीटर में दे रखी हो, तो एनर्जी कितनी बताई थी मैंने? एच सी का मान, स्टैंडर्ड मान बताया था बेटे, कितना बताया था? इफ, बताओ कितना बताया था? अगर लैम्डा किसमें हो? मीटर में। अरे मीटर में अगर हो तो 2 गुना 10 की घात -25 जूल, और लैम्डा किसमें थी? मीटर में, बताया था। और अगर लैम्डा नैनोमीटर में हो तो कितनी बताई थी? 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ये किसमें बताया था? नैनोमीटर में। और
जब वेवलेंथ आपकी एंगस्ट्रॉम में हो तब एनर्जी कितनी आएगी? 12,400 बटे लैम्डा किसमें आएगी? एंगस्ट्रॉम में। और ये आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आपकी। अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी है तो यूज दिस फॉर्मूला। अगर आपको एनर्जी जूल में पूछी है तो यूज दिस फॉर्मूला। लेकिन उस समय आपको याद रखना, अगर जूल में एनर्जी निकालनी है तो तरंग दैर्घ्य मीटर में लेनी होगी, और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इस वाले फॉर्मूले में रखनी है तो तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में लेनी होगी। नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर, याद रखिएगा। और और अगर लैम्डा आपको एंगस्ट्रॉम में लेनी है तो ये वाला फॉर्मूला होता है। और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये याद रखिएगा। अगर चेंज करना है तो आप इसे ऐसे करेंगे। अगर चेंज करना है तो इससे ऐसे करेंगे, नैनोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 10⁻⁹ से गुना कर देंगे तो नैनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। और अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻10 से गुना कर देंगे। समझ में आई बात? तो मैं आपको ये बता रही थी बेटा कि मास ऑफ रेस्ट जो रेस्ट मास कितना होता है फोटोन का? 0। और मूविंग मास कितना निकला था? m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। एक बात देख लो बेटे, ये ध्यान रखना, अगर मूविंग मास m है और ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों के दोनों ही सेम रहेंगे, बदलेंगे तो नहीं ना? अपनी जगह कांस्टेंट रहेंगे। मूविंग मास है या फिर मूविंग ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये तो कांस्टेंट ही होती है वैल्यू हमेशा। अगर ये दोनों कांस्टेंट रहेगी तो जो एनर्जी है वो भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ये इसका मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि समय के हिसाब से जब कांस्टेंट रहेगी तो ये एनर्जी जो है वो क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी, संरक्षित रहेगी। अगर एम और सी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है तो ई क्या रहेगी? एनर्जी कंजर्व रहेगी, यानी वो भी एक कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे कि जो टोटल एनर्जी ऑफ ए फोटोन है, ई की जो टोटल एनर्जी है वो भी क्या रहती है? कंजर्व रहती है, क्योंकि मूविंग मास एंड स्पीड ऑफ लाइट में भी मैं भी कह रही हूँ कि मस्ट भी होते हैं, ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। आप इसके लिए एक लाइन लिख लीजिए, लिखिए टोटल एनर्जी कोमा टोटल मोमेंटम। और इसी तरह से बेटे बिल्कुल पी भी आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने? ई इज इक्वल टू क्या बताया था? पीसी बताया था ना, प्रियंका चोपड़ा बताया था। तो पी यहाँ से मैंने क्या निकाला? ई बटे सी। तो बेटे जब आपको पता है सी भी कांस्टेंट रहेगा, उसका मोमेंटम क्योंकि मूविंग मास भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये दोनों पीसी भी कांस्टेंट रहेंगे तो तब भी क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी ऑफ ए फोटोन कंजर्व हो जाएगी। तो आप लिखिए टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम, ये चीजें जो है कंजर्व रहेंगी। टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन आर कंजर्व्ड इन एनर्जी, ये रहेगा इन एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चाहे किसी का भी इंटरेक्शन हो बेटे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ये ध्यान से समझने वाली चीज है। जब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की इंटरेक्शन हो, कोलिजन हो, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की कोलिजन हो, इन ऐसे कोलिजनों में जो ये आपकी टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम क्या रहते हैं? कंजर्व रहते हैं।
इंटरेक्शन, ये बात समझ में आई ना? तो ये बात समझ में आई। मैंने क्या कहा कि टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड इन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन फोटोन कोई भी इंटरेक्शन हो, लेकिन एनर्जी तो कांस्टेंट कंजर्व्ड है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की टक्कर हो या इलेक्ट्रॉन फोटोन की हो, एनर्जी तो कंजर्व्ड है बेटे। इस वाले सूत्र से एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहते। नंबर ऑफ फोटॉन्स वो एनर्जी थोड़ी है, वो तो एक संख्या है। नंबर ऑफ फोटोन क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं? जब, अभी बताती हूँ, देखिए इसमें लिख लीजिए इंट्रैक्शन में, बट यहाँ लिख लीजिए बट नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कंजर्व, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स आर नॉट कंजर्व। नंबर ऑफ फोटॉन, एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स कंजर्व नहीं रहते। नंबर ऑफ फोटॉन्स को हम एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटे? एन से। जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम देखते हैं तो उसमें जो है बेटे टोटल एनर्जी, टोटल मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन कंजर्व नहीं रहते। कई बार फोटोन फोटोन आपस में मिलकर के, ये मैं तभी बताऊंगी जब मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी आगे समझाऊंगी। बस इतना समझ में आ गया? इतना लिख लिया बेटे आपने? क्या चीज? कि टोटल एनर्जी और टोटल मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन्स जो है कंजर्व नहीं रहते। इसके बाद अब हटा दो। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ लाइट। क्या चीज है? पावर ऑफ लाइट। ये क्या चीज होती है बेटे? पावर ऑफ लाइट। वेरी गुड शक्ति, दैट इज पी। ठीक है। क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। तो यानी अगर पावर लिखना है तो P इज इक्वल टू E अपॉन T। यही तो हो गया। और ये किसकी E है? किसकी? फोटोन की या लाइट की? क्योंकि मैं तो लाइट की पावर निकाल रही हूँ ना, तो जब पावर लाइट की निकाल रही हूँ तो एनर्जी भी किसकी होगी बेटे? लाइट की। और एनर्जी, लाइट की एनर्जी कितनी बताई थी मैंने आपको? एनर्जी क्या बताई थी अभी? लाइट की एनर्जी N इंटू एच टू एफ। लाइट की पूरी एनर्जी यही तो बताई थी, इंटू टी। और बेटे ये N बटे टी क्या हो गया? नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम। N बटे टी क्या चीज होगी बेटे? ये N क्या चीज है? नंबर ऑफ फोटोन्स। N क्या चीज बताई थी मैंने? और बटे टी का मतलब पर टाइम, पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ फोटोन्स कैलकुलेट कीजिए पर यूनिट टाइम, तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है बेटे? N बटे टी निकालना है। क्या निकालना है? N बटे टी निकालना है अगर आपसे नंबर ऑफ फोटोन्स पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आपने
अगर आप ये देखिए, इसे यहाँ पे बल्कि लिख भी लीजिए, आपको रहेगा ई लाइट। ई लाइट क्या चीज है? टोटल एनर्जी। ये लिख लीजिए बेटे, टोटल एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। अगर आपको इस सूत्र में, ये जो सूत्र है आपके पास कितना बेटे, एन बटे टी एच इंटू एफ। अगर आपको ये निकालना है एन बटे टी, तो इसे इधर रहने दीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटे? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? पी बटे एच इंटू एफ। यानी इस वाले सूत्र से आप निकाल देंगे। पी क्या चीज है? मोमेंटम ऑफ, ओ सॉरी, मोमेंटम क्या, पी इज द पावर ऑफ द लाइट। दिस इज पावर ऑफ लाइट, पूरी लाइट की पावर है। एच प्लैंक कांस्टेंट, और एच क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। अगर इसका क्वेश्चन आता है तो कहीं से भी छोड़ेंगे नहीं आप। अगर पावर का आ जाता है क्वेश्चन, तो सिर्फ यही फॉर्मूला है इसका, पी लाइट इज इक्वल टू ई लाइट बटे टी इज इक्वल टू एन इंटू एच इंटू एफ अपॉन बटे टी, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम एन बटे टी। ये इसके नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा? पी लाइट बटे पी लाइट बटे एच इंटू एफ। इस वाले फॉर्मूले से आपको निकाल लेना। क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक? पावर ऑफ लाइट, लाइट की जो है पावर किस तरह से निकालनी है। क्लियर हुआ बेटे? अब आइए आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश की तीव्रता। कर लो ये, सबने कर ली? पावर ऑफ लाइट जब मैं पूछूंगी तो ये वाला फॉर्मूला बता देना मुझे डायरेक्ट। हो गया? जल्दी जल्दी करो करो करो। क्लियर हो रहा है बेटे? क्लियर हो रहा है? एक बात, एक चीज और देख लो बेटे, जो मैंने अब आपको पढ़ाना है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। इसी डेफिनेशन में टोटल एनर्जी फॉलिंग, इसमें क्या है? पर यूनिट टाइम। अगर इसी में एक शब्द और बढ़ा दूं, पर यूनिट एरिया, क्या बढ़ा दूं? दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। समझ गई बात? एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल में जो एनर्जी फ्लो कर रही है आपकी, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। और अगर केवल पर यूनिट टाइम है, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर और इंटेंसिटी में क्या अंतर है बेटे? केवल एनर्जी पर यूनिट टाइम है। अगर आपकी एनर्जी पर यूनिट टाइम है, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर। अगर मैंने ये कहा एनर्जी फॉलिंग, गिर रही है किसी सरफेस पे, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। क्लियर हुई बात? इसमें अंतर, पावर क्या है? पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, और एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बहुत जरा सा आंसर है। देखिए,
इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की तीव्रता। तो इसमें आप लिखेंगे टोटल एनर्जी फॉलिंग, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट फॉलिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बेटे? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। समझ में आई बात? पी क्या है? एनर्जी पर यूनिट टाइम। और आई क्या चीज है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड आई। तो अब आप इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हो बेटे? आई का एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे लिखो बेटे? एन एनर्जी यानी ई बटे ए कह लो या टी कह लो। बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? एनर्जी ऑफ लाइट, ये समझ में आ रही बात? यस मैम। एनर्जी ऑफ लाइट एन इंटू ई अपॉन टी इंटू ए, टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट। बाकी यहाँ पर केवल ई रखे हो तो पता ही है कि कॉमन लाइट की है। ई की वैल्यू क्या रखेंगे बेटे हम? उसी से आया ये एन, ये तो एक केवल फोटोन, एन तो फोटोन हो ही गए। अगर आप इसे चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ए इसे अगली लाइन में लिखना, पहली लाइन में ऐसे लिखो, ऐसे ई लाइट बटे टी इंटू ए। अब इसकी वैल्यू रखो, ई लाइट क्या होती है? एन इंटू एच इंटू एफ। एनर्जी ऑफ लाइट क्या होती है? एन इंटू एच इंटू एफ बटे टी इंटू ए। समझ में आई बात? टोटल यहाँ तो लाइट है। और अब नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम कितने हो जाएंगे बेटे? एन बटे टी। आप समझ में आ रही है? यहाँ मैंने क्या लिखा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यहाँ लिखा एनर्जी ऑफ लाइट बटे टी इंटू ए। और यहाँ एनर्जी ऑफ लाइट कितनी होती है? एन इंटू एच इंटू एफ बटे टी इंटू ए। एन बटे टी इज क्या कॉल्ड? ये क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, फोटोन्स पर यूनिट टाइम। ये किसके पदों में है बेटे? आई के पदों में। नंबर ऑफ फोटॉन्स किसके पदों में है? आई के पदों में। पहले आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाले थे टी के पदों में, पावर के। अब किस में निकाला? आई के पदों में। ये निकालना बेटे जरा, इससे क्या हो जाएगा? एन बटे टी इधर रखो, बाकी इधर ले जाओ। आई लाइट इंटू ए अपॉन एच इंटू एफ। इससे बहुत ही मेन कंक्लूजन निकलता है, पहले समझ लीजिए। देखिए बेटे, यहां से मैंने ये कहा कि ये प्रकाश की तीव्रता है आई। यहाँ पे देखिए बेटा ध्यान से, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट रहेंगे। एच क्या रहेगा?
है। एच की वैल्यू पता ही है, कांस्टेंट होती है। ए क्या है, एरिया जिस पे गिर रही है वो भी कांस्टेंट है। तो क्या हुआ बेटे, आई ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन, किस पे कर रही है, एच पे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक चीज मैंने आपको ये बतानी थी बेटे कि ये जो फ्रीक्वेंसी एफ है, ये किसी भी सोर्स से लाइट आ रही है ना, वो कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस पे डिपेंड नहीं करता। ये लाइन लिखिए, बहुत मेन कंक्लूजन है ये। एक, ये दूसरा कंक्लूजन लिखिए, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड, क्वेश्चन आएंगे इसके और अब तब आप उसे बिल्कुल बोल दीजिएगा एकदम, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। ठीक है, ओनली डिपेंड्स, ओनली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोर्स। देखिए बेटे, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे, ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटे, इंटेंसिटी किसकी है, ये आई लाइट की। लाइट की इंटेंसिटी कहाँ से आती है, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स से। ये सोर्स है ना, ट्यूब, ट्यूब क्या चीज है, सोर्स ऑफ लाइट, इसी से तो लाइट है, लाइट का स्रोत है ये, इससे लाइट आ रही है। सोर्स ऑफ लाइट से जो आ रही है वो, उसी में क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स है। ये क्या छोड़ रहा है, एनर्जी की रूप छोड़ रहा है, एनर्जी यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स छोड़ रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स यानी फोटोनों की संख्या, फोटोनों की संख्या किसको कहते हैं, इंटेंसिटी आई। यानी उसने कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, आई पे, है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो केवल फोटोनों की संख्या पर डिपेंड करती है। ये मैंने आपका जो कहने का मतलब है, फ्रीक्वेंसी कितनी दूरी से आ रही है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, किस मीडियम में आ रही है उस पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ डिपेंड किस पे करती है, एक तो ये मीडियम में डिपेंड नहीं करती और एक डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं इस सोर्स को और पीछे ले जाऊं तब भी इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आई बात, इंटेंसिटी में तो होगा बट फ्रीक्वेंसी में नहीं होगा, क्योंकि क्या है, फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। ये मैंने आपको लिखवाया था बेटे, ई फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, बताया था कि अगर किसी फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी घटेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। यानी फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, फोटोन की एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है। लेकिन आई क्या चीज है, आई इज नॉट एनर्जी ऑफ फोटोन, आई तो फोटोनों की संख्या है। ई में और आई में मेन डिफरेंस क्या है, ई क्या चीज है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, और आई क्या चीज है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। एक फोटोन की एनर्जी h इंटू एफ, और n नंबर ऑफ फोटोनों की एनर्जी n इंटू एच इंटू एफ। समझ में आई बात, एनर्जी में और आई में नंबर, समझ में आया। एनर्जी क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन
ई, और आई क्या है? फोटोनों की संख्या। दोनों अलग अलग चीज है। ई एनर्जी है कि कितनी है एक फोटोन की, और आई क्या चीज है? नंबर ऑफ फोटोन्स, फोटोनों की संख्या है। बोथ आर डिफरेंट, and E and I are different. Energy and intensities are different. E क्या चीज है? एनर्जी ऑफ ए फोटोन। और I क्या चीज है? नंबर ऑफ फोटोन्स। जो ये अगर मैं कहती हूँ इंटेंसिटी, उसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ फोटोन्स, फोटोनों की संख्या कितनी है, इंटेंसिटी का मतलब। और मैं कहूँ एनर्जी ऑफ फोटोन, तो एक फोटोन में कितनी एनर्जी है? H इंटू एफ। तो अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो उनकी एनर्जी कितनी होगी? n से गुना कर दो, n इंटू एच इंटू एफ। समझ में आई बात? ई अलग चीज है, आई अलग चीज है। क्लियर हुआ? ये वाला ध्यान रखेंगे, आगे क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये चीज देख के बता दूंगा। ठीक, हटा दो बेटे। ये भी लिखिए। व्हेन ए लाइट ट्रेवल travels from one medium to another medium, frequency have no change. Then frequency has no change. जब प्रकाश एक स्रोत से दूसरे माध्यम, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो उसके मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। कोई भी फ्रीक्वेंसी कोई भी चेंज नहीं करती, यानी उसकी आवृत्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहेगा, जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा। और इसमें ये लिख लीजिए, चाहे डिस्टेंस कितनी भी दूर चला जाए, डिस्टेंस आप इसके लिए लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, ये लिख लीजिए आप एक लाइन, चाहे डिस्टेंस कितना भी होता चला जाए, डिस्टेंस कितनी भी दूर चला जाए, कितनी भी दूर चला जाए। समझ में आई बात? डिस्टेंस कितनी भी दूर चला जाए बेटे, लेकिन फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो मैंने अभी ये देखिए बेटा, आई का ये वाला फॉर्मूला चल रहा था, एन इंटू एच इंटू एफ अपॉन टी इंटू ए। एक बात ये ध्यान रखिए बेटे, इस वाले फॉर्मूले में जो मैंने अभी बताई, ये देखो बेटे, एच क्या चीज है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। टी क्या है? टाइम है। ए इज द एरिया है। मैंने ये कहा कि फ्रीक्वेंसी अगर कितनी भी हो, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता। क्या चीज? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है। समझ में आई बात?
जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो फ्रीक्वेंसी हैज नो चेंज। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी तब कांस्टेंट रहती है। ठीक है। उस कंडीशन में उस कंडीशन में जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश चल रहा है तो उसकी इंटेंसिटी में ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। देन आई इज प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि उस कंडीशन में जो प्रकाश लाइट की जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो केवल किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे, फोटोनों की संख्या पे। आई ऑफ लाइट डिपेंड only upon number of photons। फोटोनों की संख्या पर डिपेंड करेगी क्या चीज? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ फोटॉन्स, फोटोनों की संख्या। बहुत छोटी सी चीज पूछ रही हूँ, अपने दिमाग की पैराशूट खोल के बताइए। अगर I इज प्रोपोर्शनल टू N, I what is the I? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। N क्या चीज है? नंबर ऑफ फोटोन, फोटोनों की संख्या। अगर किसी मेटल में फोटोनों की संख्या, आने वाले रेडिएशन से जो फोटोन निकल रहे हैं, जो फोटोन आ रहे हैं लाइट में, अगर मैंने आने वाले रेडिएशन में फोटोनों की संख्या दुगनी कर दी, कितनी कर दी? तो इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी? दुगनी। और अगर आधी कर दी तो आधी। समझ में आई बात? और अगर मैंने किसी मेटल पे पड़ने वाले लाइट की इंटेंसिटी को दुगना कर दिया तो उसमें फोटोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? दुगनी। और इंटेंसिटी को आधा कर दिया तो नंबर ऑफ फोटोन भी कितने हो जाएंगे? बात समझ में आई? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। अगर I दुगने है यानी इंटेंसिटी दुगना है तो फोटोनों की संख्या भी कितनी होगी? और अगर I आधा है तो फोटोनों की संख्या भी। और अगर जस्ट इसी की तरह नंबर ऑफ फोटॉन्स दुगने कर दिए तो इंटेंसिटी भी कितनी हो गई? दुगनी। और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स आधे कर दिए तो इंटेंसिटी आधी। क्लियर? यस मैम। तो दो चीजें समझ लीजिए, क्लियर कट दिमाग में बिठा लीजिए कि ई लाइट यानी एनर्जी किसकी? लाइट की। इट डिपेंड्स अपॉन एफ। फिर कह रही हूं, फिर समझ लीजिए, लाइट की एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? मैंने कहा था ना कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो मतलब एनर्जी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो लाइट ऑफ एनर्जी घटेगी। बताया था? जी मैम। यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? ऊर्जा पर, एनर्जी पर। फ्रीक्वेंसी क्या चीज है? ऊर्जा। फ्रीक्वेंसी क्या है? एनर्जी, ऊर्जा लाइट की। बट आई क्या चीज है? नंबर ऑफ फोटॉन। आई है संख्या का एक रूप, संख्या किसकी? फोटोनों की। आई क्या चीज है? एक नंबर है। आई क्या चीज है? नंबर, नंबर ऑफ फोटॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स है। आई क्या चीज है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। मैंने लिखा ही है, आई डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फोटॉन्स। और ई क्या चीज है? एनर्जी। और फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी पे। या एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? समझ में आई बात? फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा तो मतलब एनर्जी पूछी है, और अगर इंटेंसिटी पूछी है तो मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछी है। समझ में आई बात? एनर्जी मतलब फ्रीक्वेंसी और आई मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स। क्लियर दिमाग में? ई मैंने फ्रीक्वेंसी, ई यानी एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ लाइट इज फ्रीक्वेंसी, और आई माने नंबर ऑफ फोटॉन, संख्या। आई माने नंबर ऑफ संख्या फोटोनों। क्लियर?
तो इस चीज को आप नोट कर लीजिए जरूर, इन दोनों चीजों को बेटे, कॉन्फ्लुएंस को। हो गया। और मैंने आपको वो कंक्लूजन भी लिखवा दिया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की दूरी पर डिपेंड नहीं करती, वो भी बता दिया मैंने कि जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स की दूरी पर डिपेंड नहीं करती। अगर ये वाला सोर्स दूसरे कमरे में जाकर जले, समझ में आई बात, तो इसकी दूरी डबल हो जाएगी ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, उतनी की उतनी ही रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ऑफ सोर्स। नेचर पे भी डिपेंड, नेचर पे करेगा, देखो नेचर पे बता देती हूँ। देखो लाइट का अपना हर जगह अलग नेचर होता है बेटा। जैसे पहले तो वेवलेंथ की अकॉर्डिंग है, आपकी विजिबल लाइट्स है जो आपको शो होती है, बट अगर ऐसी लाइट्स है जैसे एक्स रेज है वो आपको शो नहीं होती, अल्ट्रावायलेट लाइट्स आपकी शो नहीं होती। ये जो नेचर है ये इसके डिफरेंट को शो करती है, ये इसका डिफरेंस है, ये इसकी नेचर जो है, ये इसकी डिफरेंट डिफरेंट नेचर है बेटे। कुछ आपको दिख सकती है, कुछ आपको नहीं दिखती। ये क्या है, इसकी नेचर ही तो है। रेड लाइट है, येलो लाइट है, ब्लू लाइट है, ये क्या है, इस सब की नेचर है इसकी। देखिए क्वेश्चन लिखवा रही हूँ, बताएंगे। इफ, ध्यान से अपने दिमाग के पैराशूट खोल के करेगा हर कोई क्वेश्चन और जवाब देगा उसका। इफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी both becomes double, then number of photons will be, बताओ भैया कितने होंगे, मैं नहीं बताऊंगी, तुम ही बताओ। देखो बेटे, नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें तो पता ही है, अभी मैंने बताया आपको। आई क्या है, इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर आई डबल है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्लियर। और फ्रीक्वेंसी भी अगर डबल हो जाए तो क्या सी डबल होगी, तो एनर्जी डबल होगी ना, क्योंकि ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, बताया था मैंने। ई लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। अगर एफ डबल है तो एनर्जी डबल होगी, बट उसने तो किसने पूछा है, देन उसने कहा कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे इफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बोथ बिकम्स डबल, तो हम ये कहेंगे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे, डबल होंगे, ड्यू टू डबल इंटेंसिटी, डबल इंटेंसिटी। समझ में आ रही बात। और फॉर्मूला क्या होगा इसका, फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू, I is equal to n into h into f upon d into a। तो मैंने क्या बताया आपको, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अगर उसने बोला, एक मिनट,
एक सेकेंड भाई, आपने सही जवाब नहीं दिया। आपने मुझे क्या बोला? फिर देख लो, उन्होंने कहा कि अगर किसी में लाइट, फिर देख लो एक बार अच्छे से सूत्र देख लो। तो इसका मतलब ये आपने जो है मुझसे भी वो दिखा दिया। देखो ध्यान से, ये सूत्र है। इसका मतलब आपने अपने दिमाग के पैराशूट बंद ही कर रखे हैं। खोल लो उसे जरा। आई का क्या सूत्र है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एन इंटू एच इंटू एफ अपॉन टी इंटू ए। उसने कहा कि यदि किसी लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डबल कर दी मैंने, तो बताइए नंबर ऑफ फोटॉन्स में क्या डिफरेंस होगा, क्या पड़ेगा? फिर देख लो भाई, आई की जगह क्या कर दिया? 2i, और एफ की जगह क्या कर दिया? तो 2 से 2, तो एन पे कुछ चेंज पड़ेगा? पड़ा कोई प्रभाव? अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता कि इफ द इंटेंसिटी बिकम्स डबल, कितना होता? अगर ये ना दिया हुआ होता, केवल ये होता इंटेंसिटी बिकम्स डबल, देन नंबर फोटोन विल बी डबल। अब क्या दिया उसने साथ के साथ? फ्रीक्वेंसी भी डबल कर दी। तो जब ये वाला सूत्र है, इस सूत्र में आई के स्थान पे मैंने क्या रखा? 2i, और एफ के स्थान पे तो 2 से 2, तो कोई एन पे कोई फर्क पड़ा? एन पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी सेम। समझ में आई बात? नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या रहेंगे? देन नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी सेम। अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी वर्ड नहीं दिया होता, तब क्या होता? तब ये नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाते? डबल। समझ में आई बात? समझ में आ रही बात? क्लियर हुई? समझ में आ गई बात बेटे? तो ये आप कर लीजिए क्वेश्चन, ये लिख लीजिए इसका सूत्र, और इस तरह से कर लीजिए इसको फटाफट। फिर मैं अगला क्वेश्चन करा रही हूँ। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और उसको ध्यान से उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से समझ हो गया? अगला क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप एफर्ट करेंगे, ठीक है? If intensity of light, if intensity becomes double, then number of photons will be, बताओ बेटा कितने होंगे? I is equal to n into h into f बटे t into a। अब इंटेंसिटी कितनी हो गई? डबल हो गई। तो अब नंबर ऑफ फोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे? if I is equal to 2i, then क्या हो जाएगा? 2i n इंटू एच इंटू एफ बटे टी इंटू के। तो ये क्या हो जाएगा? विल बी डबल एन, एन विल बी डबल। क्लियर हो गया बेटे? समझ में आई बात?
कुछ परेशानी सी लग रही है क्या? सिर में दर्द हो रहा है? जाना चाह रहे हो? अगर कोई दवाई वगैरह लेनी है तो चले जाओ आप। अगर आपके बेटा दर्द है तो आप चले जाओ, दवाई नहीं लेनी, या मेडिकल स्टोर होगा वहां ये, या भैया के पास भी रखनी है, भैया से को हो सकता है कोई मेडिसिन पड़ी हो भैया के पास ना। मुझे लग रहा था कि आपको बेचैनी से लग रही थी। जा बेटा। क्लियर हो गया बेटा? सबको क्वेश्चन समझ में आए वाला? देखिए, ध्यान से समझेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा दो बेटा ये। हो गया सबका? हो गई? हाँ, हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जरा करने की कोशिश करेंगे सब बच्चे। हाँ, मेरी फेवरेट हुई। मैम ध्यान में जा रहे थे। अच्छा, इफ, बल्कि ये नहीं, ये लिखा रही है फाइंड एफ ए बटे एफ बी इज इक्वल टू 1/1 है, बल्कि ऐसे लिखो। आइए, देखिए बेटे, ये कोई बल्ब चल रहे हैं, बल्ब है ये, ठीक है? उससे आपका रेडिएशन निकला, यहाँ पड़ा ए बिंदु पे, वही रेडिएशन और आगे चला दीवार पे बी पे पड़ा। तो उसने कहा कि जब इस तरह का रेडिएशन चल रहा है तो आप एफ ए बटे एफ बी यानी ए पर फ्रीक्वेंसी बटे बी पे फ्रीक्वेंसी, इसका रेशो निकालो। लाइट की फ्रीक्वेंसी ए पर बटे लाइट की फ्रीक्वेंसी बी पर कितनी हो? सेम ही होगी। सेम क्यों होगी? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, बताया था। तो इसका मतलब क्या है? और एनर्जी मैंने आपको बताया था, चाहे ये वाली जो ट्यूब है इस कमरे में जले तो इसकी फ्रीक्वेंसी मुझ तक, या दूसरे कमरे में जले तब उसकी मेरे तक जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? सेम होगी। यानी इसका रेशो कितना हो जाएगा बेटे? एफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/1। इसका रेशो दोनों समान होगा, 1:1 फ्रीक्वेंसी का। अब आ जाइए इंटेंसिटी, तीव्रता कितनी होगी बेटे ए बिंदु पे और बी बिंदु पे? आई क्या चीज है? देखो बेटे, ये है आपका पॉइंट सोर्स। क्या है? पॉइंट सोर्स मतलब बल्ब।
ठीक है, क्या डिपेंड करता है, आई इज इक्वल टू, क्या होता है, एन इंटू एच इंटू एफ अपॉन जे इंटू, ठीक है। आई निकालना है ए पर, कैसे निकालेंगे बेटा, बताइए। मैंने आपको बताया था, अगर आपको ऑप्टिक्स में आपने मेरे से पढ़ा हो कि जब इस तरह की जो लाइट होती है, जो उसकी वेव फ्रंट होती है वो ऐसी होती है ना बेटे, और इसकी भी वेव फ्रंट ऐसे होगी, और इसका जो एरिया है, एरिया इस वेव फ्रंट का लिया जाता है। जब एक स्फेयर ये बन गया आपका, क्या होता है इसका एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब इस तरह वृत्त बना इसका, इसका जो वो बना पाई आर स्क्वायर होता है ना, इस वृत्त का, सर्कल का जो आर रेडियस से बन रहा है उसका एरिया ए कितना होगा बेटे, हमें पता है ना। ए अगर मैं ऐसे ले लूं, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, ए कह लूं ए, और आर एक बार 4 पाई आर स्क्वायर बताया ना आपने, पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर बताया, तो पाई आर स्क्वायर जो है आपका वो कितना होगा, आई ए इज 1/5 आर स्क्वायर, और बेटे आई बी ये कितना होगा, अब आर के स्थान पे क्या लेना है, 2 आर, आर की जगह पे क्या लेना है मैंने, 2 आर, यानी 1/पाई 2 आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटे, 2 आर का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 1/5 4 आर स्क्वायर, यही तो हुआ। और मुझे अब क्या लेना है, इन दोनों का रेशो लेना है, ले लेना जरा बेटे, आई ए बटे आई बी, यानी 1/पाई आर स्क्वायर, और फिर इसका बट्टे में जब ले लेंगे, बट्टे जब मैं करूंगी 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो एक तो यहाँ चला जाएगा, आप समझ गए बात, और 4 पाई आर स्क्वायर ये कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, और 1 चला जाएगा यहाँ, तो क्या हो जाएगा बेटे, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर क्या आ गया, 4/8, यानी अब इसका अनुपात कितना हो गया बेटे, इंटेंसिटी एट ए अनुपात इंटेंसिटी एट बी 4:1, बात समझ में आई, समझ में आई बात, ये बात समझ में आई सब बच्चों को, कि भाई ये जो इंटेंसिटी है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अब पॉइंट सोर्स, अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो उसका जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, अगर उसका एरिया लिया जाए तो आपका क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो उसके लिए आपका आई ए कितना आ जाएगा, 1/पाई आर स्क्वायर, बात समझ में आ रही बात, भाई 1/1/ए है ना, 1/ए का मतलब आई ए इज इक्वल टू 1/पाई आर स्क्वायर, और आई बी क्या आ जाएगा, 1/पाई 2 आर का स्क्वायर, समझ में आ रही बात, क्लियर हुई बात, इंटेंसिटी एट ए 1/पाई आर स्क्वायर, इंटेंसिटी एट बी 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो हमारा पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 ऊपर चला गया, 4:1, ये बात समझ में आई बेटा, जी मैम, आप लोगों के समझ में आई। अगर आपको फ्रीक्वेंसी का रेशो निकालना है तो याद रखना, चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो, कितनी दूरी दे रखी हो, फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी हर पॉइंट पे, समझ में आई बात, और इंटेंसिटी वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू आर, आर क्यों, क्योंकि उसका एरिया जो बनेगा, मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन आर बट आई डिपेंड्स ऑन आर, याद रहेगा। आई क्या चीज है बेटे, नंबर ऑफ फोटोन्स, आई क्या चीज है, इट इज नॉट एनर्जी, इट इज नंबर ऑफ
फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस पे, याद रहेगा। अब आप ले लो थोड़ा सा 5-10 मिनट का, ठीक है।